हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि बिहार बोर्ड के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हमने ये चैनल ओपन किया हुआ है जिस पर बिहार बोर्ड की एक अच्छी रणनीति के तहत आपको स्टडी कराया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद यही है कि बिहार बोर्ड के चाहे वो मतलब कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो या बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो सभी इस चैनल से जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टडी हम करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज हम देखने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री की किताब के 20 महत्वपूर्ण मतलब 20 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जीरो से हीरो बनाने की प्रॉमिस हमने किया हुआ है, तो यूं ही नहीं किए हुए हैं। मेहनत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे दोस्त आपके लिए। केवल मैं चाहता हूं कि ये जो हमने चैनल ओपन किया है ब्रदर सर बिहार के नाम से, इस चैनल को आप सपोर्ट करें। जैसे कि हमें यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हमारी जो मेन चैनल है ब्रदर सर के नाम से उस पर सपोर्ट किए हुए हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट हमें इतना ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो अभी हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो बार बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान पूर्वक समझिएगा, नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। तो यहां पे कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। तो सबसे पहली बात कहा गया कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, अब विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो विद्युत रासायनिक सेल सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका अंतर है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब क्या होता है, मतलब यही है कि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया कराकर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और अर्थात इसका कहने का मतलब है इसमें रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। समझ रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और इसमें जस्ट उसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। मतलब कहने का मतलब है इसमें विद्युत ऊर्जा जो है ना वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, एक और दूसरा हमारा अंतर देख लेते हैं। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता रहता है। मतलब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती रहती है, अपने आप ही होती रहती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। मतलब इस विद्युत अपघटनीय सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है, ठीक है ना, जब ऊर्जा देते हैं तब होती है। अगली बात, तीसरा यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तन में होते हैं। विद्युत रासायनिक सेलों में दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो अलग अलग बर्तन में होते हैं। अब विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक ही विलयन या विद्युत अपघटन में डुबाए जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा बर्तन होगा और इसी में दो धातु के टुकड़े इसी बर्तन या विलयन में, इस बर्तन या विलयन में भरे हुए होंगे। और इसमें क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल में दो बर्तन होंगे, एक ये और एक ये। इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा और इसमें मतलब इसमें दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग बर्तन में इलेक्ट्रोड होंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात कहा गया है और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको लिख देना है। अंतर इस तरीके से एक एक करके याद रखेंगे। आपको दो ही कलर का यूज करना है, ब्लू और ब्लैक। ब्लू कलर से आपको ये व्हाइट कलर में जो हमने लिखा है वो लिखना है और ब्लैक कलर से आपको हेडिंग वाइज लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है, तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे और पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन को निचोड़ हम दे रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री की किताब की निचोड़। तो आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा आता है कि मोलर चालकता पर तुल्यांक तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है, चलिए समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि तन्नुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है। ठीक है ना, अगर हम तन्नुता को बढ़ाएंगे ना तो विलयन की चालकता बढ़ती है, क्योंकि तन्नुता बढ़ने पर वियोजन के कारण आयनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है ना, आयनों के मध्य आकर्षण बल घटता है और जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे कोई भी विलयन है, ठीक है ना, तो विलयन अगर है तो विलयन में अगर हम तन्नुता बढ़ानी है तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और अधिक जल को डालना पड़ेगा। जैसे ही डालेंगे जल को तो ये आयन, इसमें ज्यादा आयनों में ये टूट जाएंगे, ज्यादा इसमें आयन हो जाएंगे जी, ज्यादा इसमें आयन होंगे। और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी, जब आयनों की संख्या बढ़ेगी, जब आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो आयनों के मध्य आकर्षण बल भी बढ़ेगा। आकर्षण बल भी क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, आयनों के मध्य आकर्षण बल घटेगा। और जैसे ही आकर्षण बल घटता है जिसके कारण क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगा। तन्नुता बढ़ने पर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम ही न होगा जी, इसके आयन दूर दूर पर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे ही होंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, ये शॉर्ट सा एक परिभाषा है। कभी कभी होता क्या है कि अगर बेसिक ना पता हो तो याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं कहूँगा कुछ परिभाषाओं को आपको याद करना होगा। ठीक है ना, और कुछ परिभाषाएं मैं समझाकर भी याद करा ही रहा हूँ। अब उतना हमारे पास भी समय नहीं है, ना ही आपके पास समय है कि मैं अब डिटेल में जाऊँ कि तन्नुता किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहेंगे, विलयन क्या होता है, उतना समय दोस्त नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है जी। अगला हमारा आता है तीसरा आता है लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। लोहे में जंग लगता है, ये बात आप जानते हैं। तो लोहे में जंग लगने का संबंध में एक विद्युत रासायनिक सिद्धांत होता है, उसकी व्याख्या करना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं जी कि जंग लगने की क्रिया विधि। ठीक है ना, तो यही है, जंग लगने की क्रिया विधि ही विद्युत रासायनिक सिद्धांत है। तो इसमें देखिए, लोहे में जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। सही बात है जी, लोहे में जंग लगना एक क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें लोहे की सतह पर नमी मतलब लोहे की सतह पर जब जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। जब कोई भी लोहा है, अब इस लोहे को हमने पानी में डुबो दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको पानी में हमने डुबो दिया है। अब पानी में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी तो होगा ना, तो जब पानी में डुबाए हुए हैं, भीगा हुआ है, ऑक्सीजन के संपर्क मतलब हवा के संपर्क में आएगा, तो वही कहा जा रहा है कि लोहे की सतह को नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या होगा, विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। तो क्या होता है, विद्युत रासायनिक क्रिया का मतलब जंग लगना एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। जैसे ही हम कोई भी धातु की सतह को हम क्या करते हैं, जल में डुबोते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हवा इसको लगता है ना, तो इसमें क्या होता है, विद्युत रासायनिक क्रिया होने लगती है। विद्युत रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और जंग कब लगता है, जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ही क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं का मतलब ही होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया इस धातु की सतह पर होगा तो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे लोहे का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। जिससे क्या होता है, लोहे का जो सतह होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। मोस्टली लोहे पर जंग क्यों लगता है जी, लोहे की सतह पर यहाँ पे जंग लगने का क्या मतलब यहाँ पे बताया गया इस सिद्धांत में कि एक धातु का सतह है। ठीक है, बात को समझे हुए होंगे तो आप समझ कर भी लिख सकते हैं। एक धातु की सतह है, जब ये धातु की सतह जल से भीगा हुआ होगा, जल के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो इसमें क्या होता है, इस धातु की सतह पर विद्युत रासायनिक क्रिया होने लगती है। अब जैसे ही विद्युत रासायनिक क्रिया होने का मतलब क्या है कि इस पर रेडॉक्स अभिक्रिया होने लगता है, इस पर रेडॉक्स अभिक्रिया होने लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होने लगती है, जिसके कारण धातु की सतह पर जंग लगता है। ठीक है ना, तो ये सब प्रोसेस है। आप प्रोसेस को इसको जब आप डीप में पढ़े होते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको और बेटर तरीके से आसानी से ही समझ में आ जाता। फिलहाल क्या है कि आपको छोटी जो परिभाषाएं हैं उसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है ना, आशा करता हूं आपको तो अभी समझ में तो आ ही रहा होगा।
अगला कहता है कि मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। अब यहां से हमसे पूछा गया कि मोलर चालकता का परिभाषा हमें देना है जी। तो चलिए सिंपल सा मोलर चालकता का परिभाषा दे देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे समझेंगे आप तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक हम ऐसा बर्तन लेते हैं, जैसे ये सपोर्टेड, ये हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, एक घन के आकार का, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसा कोई बर्तन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। तो इस बर्तन, ये जो बर्तन है, इसमें हमने विलयन को भरा गया है। इसमें क्या हमने भरा हुआ है? इसमें विलयन भरा गया है। इस बर्तन में विलयन को हमने भरा हुआ है। तो इस विलयन या इस बर्तन की आयतन कितना होगा? तो इस बर्तन की जो आयतन अगर कह दे तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल होता है। तो लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, ऊंचाई भी 1, तो 1 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा। और सेंटीमीटर 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 3 गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो विलयन है वो 1 सेंटीमीटर आयतन का विलयन है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि हम क्या करते हैं, यदि हम विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलते हैं, विद्युत अपघट्य का क्या हम घोलते हैं? विद्युत अपघट्य का 1 मोल, विद्युत अपघट्य का 1 मोल हम क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य का 1 मोल विलयन में घोलते हैं। तो जैसे ही घोलेंगे तो इस विलयन की चालकता, जो इस विलयन की चालकता होगी ना, वो चालकता अब चालकता नहीं होगी, बल्कि उसका नाम हम देंगे मोलर चालकता। समझ रहे हैं? तो वही कहा जा रहा है, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यहां से हमने पढ़ के समझा दिया, यहां से भी समझ जाइए। यदि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। समझ गए ना? चलिए इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m, कप्पा इंटू 1000 बाई m होता है। तो ये बात आपको याद रख लेना है, ये आपको याद रख लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे लेमडा m क्या है? तो यही है मोलर चालकता। यहाँ पे कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? m है मोलरता। m क्या है यहाँ पे? मोलरता, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं। तो मोस्टली इसकी परिभाषा फॉर्मूला हमसे पूछता है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका मात्रक भी पूछ लेता है। आप भी जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका मात्रक अगर आपको लिखना हो तो इसका मात्रक एक चीज याद रखेंगे कि क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर अ मोल -1। साइमन मीटर स्क्वायर अ मोल इनवर्स होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। साइमन मीटर स्क्वायर अ मोल इनवर्स होता है, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य समझने से पहले हम समझेंगे विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य एक पदार्थ है, जो पदार्थ जल में अगर हम घोलते हैं तो आयनों में टूट जाएगा, वही हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है, मतलब विद्युत अपघट्य कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलेंगे तो आयनों में टूट जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे कि NaCl है, अगर हम इसको जल में घोलते हैं ना तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहेंगे। तो दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होंगे, एक तो मजबूत विद्युत अपघट्य होगा, एक कमजोर विद्युत अपघट्य होगा।
जैसे स्टूडेंट तो सभी पढ़ रहे हैं, कोई होंगे थोड़ा वीक स्टूडेंट होंगे, कोई होंगे थोड़ा मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, जाहिर सी बात है आप जानते हैं 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो वैसे ही प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब मजबूत विद्युत अपघट्य और दुर्बल मतलब कमजोर विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या, जिसको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, तो वही हमारा प्रबल होगा। और दुर्बल मतलब क्या होगा, ऐसा विद्युत अपघट्य जिसे जल में घोलेंगे तो आयनों में टूटेगा तो, पर बहुत ही कम मात्रा में टूटेगा, तो उसी को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यही परिभाषा हमने लिखा है, वे पदार्थ मतलब वे विद्युत अपघटन, यहां पे अपघट्य होगा, वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतया आयनीकृत या वियोजित हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, अणु में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लिखा दें आपको, जैसे कि NaCl हो गया, ये हमारे टूट जाता है, जैसे कि HCl हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जिसको जल में जैसे ही हम घोलते हैं ना तो तुरंत ही आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल है, ये सब लिख लीजिएगा। NaCl है, HCl है, जैसे कि KCl भी हो सकता है, KCl भी तुरंत ही क्या हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, K+ और Cl- में। एक और आप याद कर लीजिएगा, जैसे KNO पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक है, ETC। तो ये सभी हमारा क्या है, एग्जाम्पल है प्रबल विद्युत अपघट्य का। दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं, तो उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये भी हमारा विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है जी, बेटर है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, बाबू मेहनत करिए, विश्वास कीजिए अपने आप पर, जहां पढ़ रहे हैं उन पर भी, और खुद सबसे पहले तो ईश्वर भगवान या अल्लाह पर भी भरोसा कीजिए। ठीक है ना, जिससे कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में तैयारी है और बेहतर हम करा सकें, आप भी कर सकें, और पेपर में जाकर वही पेपर में क्वेश्चन आए जो आप पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से नंबर से उसको पूरी तरीके से लिख दें और आपको अच्छा नंबर मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं आप सभी के साथ हैं। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि विश्वास जरूर कीजिएगा अपने आप पर, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भी और जहां आप पढ़ रहे हैं उन पर भी। ठीक है ना। संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, ये समझ लीजिए। तो संचायक बैटरी का मतलब क्या होता है, संचायक बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है, उसे संचायक बैटरी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे मोबाइल की बैटरी हो गया, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की जो बैटरी हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, संचायक सेल हो जाएगा। जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गया, ठीक है ना, जैसे कि हमारा इन्वर्टर की बैटरी हो गया, ETC, जैसे कि कार की बैटरी हो गया, ये सभी को हम क्या कहेंगे, संचायक सेल कहेंगे। इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है हमारा प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक सेल का मतलब होता है, प्राथमिक सेल वह बैटरी होती है, ठीक है, जिसे केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है और उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक सेल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं, बार बार चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आप टीवी का रिमोट में देखे होंगे एक सेल लगता है, तो वो सेल क्या है, वो हमारा प्राथमिक सेल ही है, जिसको केवल हम एक बार क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। प्राथमिक सेल का उपयोग कहां करते हैं, तो इस एग्जांपल में आप लिख सकते हैं रिमोट का चार्जर, रिमोट का सेल हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं टॉर्च,
टॉर्च का सेल हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे प्राथमिक सेल के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे ना, ले लीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे ही, बिल्कुल देखेंगे और पूरी तरीके से फोल्ड कराएंगे जी, फोल्ड कराएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अभी भी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सकें और हम आपके लिए वीडियो रेगुलर लाते रहें, मेहनत करते रहें और आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मेहनत करने से प्रेरित करेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं ना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषा या परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है बाबू, बात को समझिएगा। यह हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन में, यहाँ पे हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में यहाँ तक हम मान लेते हैं सपोर्टेड, इसमें विलयन को भरा गया है और इसमें एक धातु के छड़ को हम डुबो देते हैं। देखिए सपोजिट ये एक बर्तन है और इसमें हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के लवण का विलयन हमने इसमें भरा गया है। इसमें कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन इसमें हमने क्या किया है, भरा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉपर के ही छड़ को हम डुबो देते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के लवण का विलयन, मतलब जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के ही लवण, उसी के लवण का विलयन में, मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि जब कोई भी धातु, मतलब इसके में कहने का मतलब सिंपल से ये है, जो धातु रहेगा ना उसी का लवण का विलयन होना चाहिए। जैसे कॉपर का धातु है तो कॉपर सल्फेट का विलयन होना चाहिए। जैसे अगर जिंक का है तो जिंक का यहाँ पे विलयन होना चाहिए, जिंक सल्फेट का। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, जब किसी धातु के, मतलब जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या हो जाता है, जो छड़ है ना वो आवेशित हो जाता है, उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो चाहे धनात्मक, तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो आवेश उत्पन्न हुआ ना उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को इलेक्ट्रोड। अब उस छड़ को ही हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। देखिए कॉपर का छड़ है ना, तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जब किसी धातु के छड़ को हम क्या करते हैं, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो छड़ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है और उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब आता है दूसरा हमारा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको समझा देते हैं हम यहाँ पे ही। देखिए जब ये मान लेते हैं, सपोजेट यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, जब ये धातु का हमारे पास एक, जब ये हमारे पास एक बर्तन है, ये हमारे पास एक बर्तन है, तो जब किसी देखिए यहाँ पे एक हमारे पास बर्तन है ना, तो जब किसी हम यहाँ पे इस बर्तन में हमने क्या कर दिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन हमने डुबो दिया है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन हमने ले लिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर के ही धातु को हम इसमें डाल रहे हैं। तो हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, जिसके कारण इस छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और उसी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
देखिए वही सेम बात लिखे गए हैं, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हुआ ना, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है, बस केवल मेहनत करते हुए जाना है, समझते हुए समझना है और याद तो यूं ही हो ही जाएगा। अगला आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव में बस सेम है ही है, बस थोड़ा सा कंडीशन लगाया गया है। क्या लगाया गया है, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर किसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नहीं समझ में आया, हम समझा देते हैं बाबू। देखिए ये सपोर्टेड, ये हमारे पास एक बर्तन है जैसे कि पहले हम ले रहे थे। अब यहाँ पर इसमें हमने क्या किया है, इसमें विलयन को भरा हुआ है और इसमें एक धातु की सतह को हमने डाल दिया। इसमें मान लेते हैं सपोर्टेड कॉपर सल्फेट का ये लवण है, कॉपर सल्फेट का लवण का ये विलयन है। इसमें हमने क्या किया, कॉपर के ही धातु को हमने डुबो दिया है। बट यहाँ पे कंडीशन जानते हैं क्या लगाया गया, कंडीशन ये लगाया गया कि ये जो हमने इस बर्तन में विलयन घोला गया है इसका जो दाब होना चाहिए, इसका जो दाब होना चाहिए, दाब जो होना चाहिए वो 1 एटीएम होना चाहिए, 1 एटीएम दाब होना चाहिए। इसका जो ताप होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए, जो हम कह सकते हैं सांद्रता जो C होनी चाहिए, जो सांद्रता C होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा देगा कि जो यहाँ पे विलयन हमने भरेंगे उसका दाब 1 एटीएम, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए। तो हम इसी तरीके से कहेंगे। देखिए जब किसी भी धातु को विलयन में, उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो इस पर क्या हो जाता है, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा तो अब हम परिभाषा क्या कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो इस धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता वाले उसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वही लिखा गया है, जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है सेल स्थिरांक को परिभाषा दीजिए। सेल स्थिरांक या सेल नियतांक क्या होता है, इसको परिभाषा देकर हमें समझाना है। तो चलिए समझा देते हैं। सेल स्थिरांक कह रहा है तो किसी चालकता, देखिए सेल स्थिरांक कहा ना, तो किसी चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा कहा गया, कोई भी हार्ड नहीं है जी, कोई भी हार्ड वाली यहाँ पे बात नहीं कहा गया है, ठीक है। बहुत ठंडी है भैया, ठीक है। यहाँ पे सेल स्थिरांक कहा, यहाँ पे हमें परिभाषा कहा गया है कि किसी चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक या स्थिरांक कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि मान लेते हैं सपोर्टेड ये सेल है हमारे पास, बात को समझिएगा।
ये धातु का एक टुकड़ा है और इसको हमने एक बर्तन में इस तरीके से डुबाया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास दो धातु के, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है L, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो A है। तो यहाँ पे हमसे यही कहा जा रहा है कि किसी चालक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। समझ रहे हैं। किसी चालक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। और यही बात यहाँ पे लिखा गया है, किसी चालक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड वाली कोई बात ही नहीं है। अगला हमारा आता है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। ये हम कह सकते हैं पहली बात, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको मतलब फिलहाल तो मैं कहूँगा इसको नोट डाउन कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है, प्रथम नियम भी और द्वितीय नियम भी। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यहाँ पे हमसे ये कहा गया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब ध्यान से अगर समझें तो ये हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास सेल है। सेल में हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जी। सपोज दैट ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है। दो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास सेल है, ये दो इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों पर विद्युत अपघटन की क्रिया में, देखिए ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक मान लेते हैं एक हमारा एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस विद्युत अपघट्य, मतलब यहाँ पे एक जो बर्तन है इसमें हमने विद्युत अपघट्य को घोला गया है, मतलब NaCl को हमने जल में घोला गया है। NaCl क्या है NaCl हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसको जल में घोला गया है। तो जब विद्युत अपघट्य को जल में घोलेंगे ना, तो विद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया का मतलब कि जो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, मतलब आयनों में टूट जाएगा, तो उसी को हम विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। जब विद्युत अपघट्य जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है तो उसी को विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट हम इसको एक तार से और इसको एक तार से मान लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस सेल में हम आवेश देते हैं, इसमें आवेश प्रवाहित करते हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में जैसे ही हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आप अगर सोचें तो होगा क्या कि ये हमारा कैथोड है, तो कैथोड पर हमारा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है और एनोड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि जो हमारा धनात्मक जिस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, ये हमारे ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएंगे और जो ऋण वाले हैं वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे जी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या एकत्रित होने वाले जो ये पदार्थों की मात्रा है, मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित, इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बताइए समझ में आया या नहीं आया जी। सिंपल सा है, ज्यादा कोई भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। ज्यादा कोई भी हार्ड नहीं है दोस्त। बात आप समझ के होंगे कि जब हम आवेश देंगे तो ये जो हमारे पदार्थ हैं ये चिपकेंगे इलेक्ट्रोडों पर, ऋणात्मक प्लेट की ओर धनायन जाएगा और धनायन प्लेट की ओर ऋणायन जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में
इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो इन इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये W, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आता है, यहाँ पे ये Z एक नियतांक आता है और यहाँ पे Q है तो ये Q आ गया। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे बता दूं ये क्या है, W क्या है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है, या हम भार भी कह सकते हैं। ठीक है, Z क्या है, Z ही यहाँ पे ये याद रखेंगे, इसका नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये आपको अभी फैराडे का द्वितीय नियम पढ़िएगा तो उसमें ये काम आएगा। Q क्या है, इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश है, तो ये हम सिंपल सा आवेश लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नियम कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। ठीक है जी, अच्छी बात है, हमारे सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम को लिखिए। फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम हमें बताना है, तो द्वितीय नियम क्या होगा जी, तो फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम। यहाँ पे द्वितीय नियम में हमें ये बात बताया गया कि जैसे हमने यहाँ पर एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमने लिया था, मतलब एक हमने क्या लिया था, एक हमने बर्तन में, या हम कह सकते हैं एक हमने सेल लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक इसी प्रकार हम दो लेंगे। तो हम यह देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में, जब अलग अलग कोई विद्युत अपघट्य है उसमें समान विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे हमें ये कहा गया कि जब दो, सपोज दैट यह हमारे पास दो इस तरीके से विद्युत अपघट्य हो, यह हमारे पास दो विद्युत अपघट्य वाले बर्तन हो, और इसमें सेम टू सेम जैसे हम उसमें दो धातु के प्लेट ले रहे थे ऐसे ही इसमें भी हम ले लेंगे इस तरीके से, इसमें कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम ही होंगे। देखिए केवल हमने विद्युत अपघट्य ये है, और इसमें ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, इसमें भी ये एनोड है, ये हमारा कैथोड है। इसमें विद्युत अपघट्य घोला गया है जैसे NaCl और प्लस H2O, और इसमें भी NaCl और प्लस H2O। ठीक है ना, अब जैसे ही जाहिर सी बात है ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इसमें भी Na प्लस और Cl माइनस में टूटेंगे, तो एनोड पर क्या होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है और कैथोड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। एनोड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, कैथोड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होगा, जब हम आवेश देंगे तब। मान लेते हैं यहाँ से हम आवेश दे रहे हैं, आवेश मान लेते हैं इसमें हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात बताया कि सपोज इट हम मान लेते हैं फर्स्ट, ये पहला हमारा है, ये दूसरा है, तो हमें यही कहा जा रहा है कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा या समान आवेश को प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जाहिर सी बात है ये धनात्मक ऋणायन पर चिपकेंगे और ये क्या होगा, ऋणायन वाले धनात्मक पे चिपकेंगे दोनों में। तो वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो इसमें वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो उस तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है या बराबर होता है। ये बातें हमसे कहा गया कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आया? यहाँ पे ये बातें हमसे कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप हमको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात बताया गया। देखिए यहाँ पे एक तो तुल्यांकी भार भी कहा गया, एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा गया, दोनों के ही बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोडों पर जब दो समान
दो समान विद्युत अपघट्य में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, यहाँ पे बराबर के जगह पर समानुपाती लिख दीजिएगा, समानुपाती होता है। और दूसरे में विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। दूसरे में किसके, दूसरे में विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के भी समानुपाती होता है, दोनों के ही समानुपाती होगा। समझ रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अगर हम देखिए एक पहले बर्तन के लिए ज्ञात करें तो यहाँ पे W1 हम लिख देते हैं, W1 कर देते हैं, और यहाँ पे E1, यहाँ पे W1, यहाँ पे Z1 करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो W1 समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक Z नियतांक आता है और ये E1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो Z1 और यहाँ पे Z इंटू Z1 आ जाएगा, यहाँ पे यही ना आएगा जी। तो ये हमारा देखिए W1 के लिए अगर विद्युत तुल्यांकी भार से हमें ये फॉर्मूला मिला, अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक से ये फॉर्मूला मिला, पहले के लिए हमने ज्ञात किया। तो अगर हम दूसरे के लिए ज्ञात करें, दूसरे के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए W2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा हम कह सकते हैं W2 जो होगा वो समानुपाती क्या, Z1 के, Z2 के समानुपाती होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Z2 जो होगा ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे Z इंटू E2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये W2 जो होगा ये Z इंटू Z2 हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिलता है। अब देखिए अगर हम तुल्यांकी जो भार है, तुल्यांकी भार है, इन दोनों को अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो अगर हम इनका अगर भाग देते हैं तो बात को समझिएगा, अगर हम इनका भाग देना तो W1 बाई W2 हो जाएगा, और इसका अगर भाग देते हैं तो ZE1 बाई ZE2 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से एक हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि W1 बाई W2 है ना, वो E1 बाई E2 के क्या होता है, बराबर होता है, E1 बाई E2 के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम W2 के लिए अगर हम ज्ञात करें, अगर हम इसके लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए ज्ञात करें इन दोनों का, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलता है, W2 इसको W1 और W2, तो W1 बाई W2 हो जाएगा ये भी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Z इंटू Z1, इधर क्या हो जाएगा, Z बाई Z2 हो जाएगा। तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वही फॉर्मूला आएगा W1 बाई W2 इक्वल टू Z1 बाई Z2। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें समझ में आती है। क्या हमें समझ में आएगा, W1 बाई W2 होगा वो E1 बाई E2 के भी बराबर है, और W1 बाई W2 है वो Z1 बाई Z2 के भी बराबर है। तो यहाँ से एक हमें फॉर्मूला मिलता है कि W1 बाई W2 है वो E1 बाई E2 के भी, E1 बाई E2 के भी बराबर है, और Z1 बाई Z2 के भी बराबर है, Z1 बाई Z2 के भी बराबर है। तो यहां से हमारा मेन जो फॉर्मूला मिला ना वो यही निकला। तो आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपको ये केवल लिखना है, क्या हमने लिखा है कि जब हमने ये बात बता दिया, जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा या समान आवेश प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यही बात लिख के, और ये सब आपको नहीं लिखना है, मैं जानता हूं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए बाबू मैं कह रहा हूं ये सब कुछ नहीं लिखिएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, डायरेक्ट आपको ये क्या लिख लेना है, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये दो आपको बना लेना है फिगर। इतना कर देंगे ना, इतना कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादा हम प्रेशर आपको देना भी नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि आपको डर लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, सर कैसे याद होगा ये सब, उतना प्रेशर नहीं लीजिए, ठीक है।
आपको ये नियम लिखकर ये समीकरण लिख देना है, ये दो फिगर आपको पॉसिबल हो तो बना दीजिएगा स्क्रीनशॉट। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी, और ना ही हम लेने देंगे आप सभी को टेंशन। चलिए अदरवाइज अगला हम जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम आपको जो आपकी बिहार बोर्ड की स्टडी करा रहे हैं, अब जो हमसे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं ये चीज़ें। बिहार बोर्ड का आप हमसे स्टडी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड 2026 का हम स्टडी आपको करा रहे हैं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है इसमें आप एक टॉपर बने, एक अच्छा नंबर से पास हो। तो फिलहाल हमने आपके लिए एक टेम्पलेट तैयार किया है, हमने आपके लिए एक PDF नोट्स तैयार किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं आपको बता दूं, पूरी आपकी फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? पूरी फिजिक्स में हैं 15 चैप्टर। और केमिस्ट्री में कितने हैं जी? तो केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं टोटल है, केमिस्ट्री में टोटल है 16 चैप्टर। टोटल कितने हो जा रहे हैं? 31 चैप्टर। अब इस 30 चैप्टरों का, 31 चैप्टरों का हमने चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जैसे पहले चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो बार बार पूछे गए हैं, इस तरीके से सभी चैप्टरों का हमने आपको लिए PDF तैयार किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ओनली। तो अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। कैसे आप लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ओनली हमने बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो ओनली 99 रुपए में दोनों ही आपको मिल जाएंगे। 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा डिस्काउंट मुझे लगता है इतनी मेहनत करने के बाद ओनली 99 लिया जा रहा है। तो इतना अगर पेमेंट कर सकते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कहना है व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर हमें बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहिए। इतना मैसेज कर ही देंगे या बोलकर भेज दीजिएगा। वहाँ पे एक स्कैनर दिया जाएगा, चुपचाप आप पेमेंट कीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कर देते हैं आप बता देंगे सर पेमेंट हमने कर दिया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स है वो सेंड कर दिए जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना कर दीजिएगा। वहां पे स्पेशली मैं कह रहा हूं बताइएगा कि बिहार बोर्ड के लिए हमें चाहिए। ठीक है ना, चलिए जी, अच्छी बात है, इतनी बात आप समझ गए हैं तो ठीक है। चलिए इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और मेहनत कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं टेंशन ना लें, हम सब्जेक्टिव जो है वो हम तैयार आपको करा देंगे वीडियो में ही, उसका टेंशन ना लें। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि अगर आपको एक सीक्वेंस वाइज PDF मिल जाता है तो अच्छी तरीके से आप पढ़ पाते हैं उसको, क्योंकि उसमें समझने से ज़्यादा उसको याद करना होता है, ये बातें हैं। अगला आता है अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या कीजिए। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होता है जी? तो यहाँ पे लिखा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। चलिए जी, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे क्या है। जैसे सपोज डेट एक रासायनिक अभिक्रिया है, सपोज डेट रासायनिक अभिक्रिया, सपोज डेट एक रासायनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, जैसे कि AA + BB इक्वल टू क्या बन जाता है? इक्वल टू हम मान लेते हैं उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है। ये हमारे पास ये हमारा एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें AA + BB इक्वल टू कुछ भी बन रहा होगा, उत्पाद बन रहा है। इधर वाले को हम जानते हैं, इसे हम अभिकारक कहते हैं, इसे हम इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। तो अगर हम इसका वेग निकालें ना, इस अभिक्रिया का वेग निकालें तो इसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वेग अगर निकालें तो इस अभिक्रिया का वेग हम निकालते कैसे हैं? तो जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक A है, अभिकारक B है, तो अभिकारकों की सांद्रताओं के, अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक है, कोष्ठ में बंद करेंगे तो उसकी सांद्रता पढ़ेंगे। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के क्या होता है? घातों के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया का वेग निकला, ये हमने
ये हमने क्या निकाला है, ये हमने अभिक्रिया का वेग निकाला है। तो जो अभिकारकों की सांद्रताओं के जो घात है ना, अगर हमें कोई कोटि पूछ दे कि कोटि किसे कहते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रताओं के घात जो है, घात है x y, तो इसके योगफल को ही कोटि कहते हैं। इनके घातों का जो योगफल है वो कोटि है जी। तो अभिक्रिया की कोटि हमसे पूछा गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यही तो बात हमने लिखा है कि अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, तो इतना लिखने के बाद ये आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए जी, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दूसरा हमारा आता है 15 नंबर क्वेश्चन, जो है संकीर्ण ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा का मतलब है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकारकों के अणुओं की आवश्यकता होती है, उसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं A+B = C बन रहा है, अभी ये अभिक्रिया चल ही रहा है, अभी और भी उत्पाद यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक ऐसी ऊर्जा जब हम अभिकारकों को देते हैं, तो जैसे ही हम अभिकारकों को देंगे ना, तो वो तुरंत ही क्या होगा, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो उस ऊर्जा को ही संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। बट ये ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, बहुत ही कम। तो इसीलिए कह रहे हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक ऊर्जा को संपन्न या समाप्त कराने के लिए अभिकारकों को दिया जाता है या अभिकारकों की आवश्यकता होती है, तो उसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक ऊर्जा को समाप्त कराने के लिए अभिकारकों की जरूरत या अभिकारकों की आवश्यकता होती है, तो उसी ऊर्जा को ही संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं और इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे जी, EA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन संकीर्ण ऊर्जा समझ में आ गया। दूसरी बात क्या आ गया, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध। तो अभिक्रिया के बीच स्थिरांक, वेग स्थिरांक यहाँ पे होना चाहिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध जो होता है वो याद रखेंगे। K क्या होता है, K A इंटू E और EA माइनस EA/RT होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ये आप याद रखेंगे, क्या होता है जी, K A इंटू E माइनस EA/RT होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जहां पर ये K क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जहां पर K होता है, जहां पे K क्या होता है, K होता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक होता है। जहां K क्या है, वेग स्थिरांक है। जहां पर A क्या है, तो A हमारा समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। यहां पे E क्या है, तो E है हमारा, यहां पे E क्या है, तो E हमारा क्या है, ये आप याद रखेंगे नेपियर लघुगुणक
नेपियर लघुगुणक का आधार है। इसका ज्यादातर ई का वैल्यू जो है वो हमें दे भी देता है। वो कितना देता है? ई का वैल्यू है 2.718 लगभग इसका वैल्यू होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ई का वैल्यू क्या है। माइनस ई ए आप जानते ही हैं क्या है? संकीर्णन ऊर्जा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई ए क्या है? ई ए है संकीर्णन ऊर्जा, संकीर्णन ऊर्जा। और यहाँ पे आर क्या है? आर है गैस नियतांक, और यहाँ पे टी क्या है? परम ताप। टी क्या है? परम ताप। तो ये हमने लिख दिया है। ये सब आपको दर्शाना होगा कि भैया ये सब क्या क्या है, ठीक है ना। ये सब आपको नाम याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा 16 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया का जो वेग है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो अभिक्रिया का वेग पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है, तो इतना याद रखेंगे कि अगर वेग जो होता है वो क्या होता है? ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर हम अभिक्रिया का ताप को बढ़ाएंगे ना तो वेग अपने आप ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कण तेजी से गति करेंगे, आपस में टकराएंगे तेजी से, जिसके कारण संकीर्णन ऊर्जा के बराबर हो जाता है, जिससे अभिक्रिया की वेग में वृद्धि हो जाता है। तो सिंपल सा हमने बता दिया ना कि जो वेग होता है ताप के समानुपाती होता है। ताप जितना बढ़ाएंगे उतना ही वेग का मान बढ़ता है। इसमें कोई बात नहीं है, एकदम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या होता है। तो औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या होते हैं, इसको हमें समझाना है। तो अभिक्रिया का औसत वेग और यहाँ पे है ताक्षणिक वेग। तो औसत वेग हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक हो या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या बात बताया गया? किसी निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग या दर कहते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे है औसत वेग या दर। औसत वेग या दर इक्वल टू क्या होता है? अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अब बटे क्या होता है? बटे होता है समय अंतराल। समय अंतराल, तो ये आपको याद रखना है। अभिकारकों या उत्पादों की संख्या में होने वाले, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। सिंपल सा है, इसको लिखने के बाद ये आप जरूर लिख लीजिएगा। अगला आता है ताक्षणिक वेग। क्या होता है? देखिए इसमें समय अंतराल होता है। ताक्षणिक वेग में एक निश्चित क्षण होता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट समय, बहुत ही छोटा समय, कि किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें समय अंतराल है। समय अंतराल का मतलब कि हम कह सकते हैं 11 से 12 बजे के बीच में, तो ये एक समय अंतराल दे दिया गया। इसमें क्या है? एक क्षण पर कि 1 सेकंड में कोई काम हो गया, 1 नैनोमीटर के अंतर्गत कोई काम हो गया,
नैनो सेकेंड में कोई काम हो गया तो वही हमारा निश्चित क्षण होता है। तो यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला वही आ जाएगा हमारा, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग का भी हमारा वही फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अब बटे क्या होता है, बटे होता है हमारा, बटे क्या हो जाएगा, बटे समय अंतराल, समय बटे क्या होता है, समय हम लिख देते हैं, ठीक है। बट याद रखेंगे किसी मतलब क्षण यहाँ पे समय होना चाहिए, जो समय होना चाहिए वो क्षण समय होना चाहिए, बहुत समय नहीं, यहाँ पे एक क्षण की बात यहाँ पे हो रहा है, किसी क्षण पर, ठीक है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अगला हमारा आता है 18 नंबर क्वेश्चन कि अभिक्रिया के वेग पर ताप किस प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, और आर्हेनियस समीकरण क्या है। देखिए दो चीजें पूछा गया कि अभिक्रिया का जो वेग है उस पर ताप किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो वो अभी हमने जाना कि वेग जो होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे ना तो जो कण हैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इनकी गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ेगा, जिसके कारण ये तेजी से टक्कर करेंगे, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तथा ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में वृद्धि को ही ताप गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये हमने दो चीजें बता दी है, एक तो ताप, एक है अपने ताप गुणांक भी बता दिए, ठीक है ना। तो चलिए इतनी बात आप समझ के हैं, बेसिक बात है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया कि ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि, अगर ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, और इसे ताप गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ के यहाँ पे एक चीज कहा गया, आर्हेनियस समीकरण क्या है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या है जी, तो वो अभी हमने बताया था कि आर्हेनियस समीकरण को K = किससे हम प्रदर्शित करते हैं, AE माइनस AE के पावर माइनस EA बाई RT, इसी तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। EA के पावर क्या है, माइनस EA बाई RT। अब बताइए हमने ये सब कुछ बताया है कि क्या क्या होते हैं। अगर आप पीछे जाएं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है सबका, तो वो नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, वो नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे EA का ये पावर में है जी, मतलब ऊपर में है ये सभी चीजें, ठीक है ना, नीचे नहीं है, पावर में है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो गया है तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम बता दे रहे हैं ये EA के पावर में ये सभी हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है अभिक्रिया के गति स्थिरांक क्या होता है, इसी को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ पे वेग स्थिरांक यहाँ पे होना चाहिए, केवल वेग नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, वेग स्थिरांक या नियतांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या नियतांक क्या होता है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या अभिक्रिया की गति स्थिरांक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
अब बटे क्या होता है, बटे समय होता है। ये फॉर्मूला होता है जी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में। बट यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये हमारा वेग स्थिरांक है, उसका इकाई एकांक समय होना चाहिए। मतलब t का जो मान होना चाहिए, t का मान वो 1 होना चाहिए। जो समय होना चाहिए वो एकांक होना चाहिए, समय जो होना चाहिए वो t होना चाहिए। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अगर इसको हम प्रदर्शित इस तरीके से हम करते हैं और इसका मात्रक याद रखें, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। वेग स्थिरांक को हम याद रखेंगे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा आता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि हमने पहले ही बता दिया था सबसे पहले, अभी हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये हमने बताया था ना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है AA प्लस BB इक्वल टू कोई उत्पाद बन रहा है। क्या है, गलती लिख रहे हैं, उत्पाद बन रहा है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में ये है, ये हमारा अभिकारक होता है। तो अभिक्रिया का कोई अगर हमसे वेग पूछ दे तो हम क्या कहेंगे, अभिकारक है तो अभिकारक A और B है, तो अभिकारकों की सांद्रताओं के, इसका मान लेते हैं x घात है, इसका y घात है, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हमने अभिक्रिया का वेग हमने ज्ञात किया था। अब कोटि के लिए हमने बताया था कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के घात तो है ना, तो इनके घातों के योगफल को ही कोटि कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये हमने बताया ही था। तो ये अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा हो गया। ये तो 3 लाइन आप लिख लीजिएगा। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो किसी सरल या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। कोई भी सरल या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आणविकता हो जाएगा। कोई भी संतुलित या सरल रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भी अणु भाग ले रहे हैं उनकी जो संख्या होगी वही हमारा आणविकता हो जाएगा। अगला हमारा आता है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग हम बहुत बार बता सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, ये हम बहुत बार बता भी गए हैं। अगला आता है, इसका वही हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, बटे समय अंतराल। ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला। चलिए इसका फॉर्मूले पर ये सब हम बता ही दिए हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभिक्रिया के वेग को कौन कौन सा प्रभावित करता है समझिएगा। इसको प्रभावित कर सकते हैं। पहला है अभिक्रिया की सांद्रता। देखिए मैं बता दूं कि जैसे जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टकरों की संख्या बढ़ती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। समानुपाती का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ाएंगे तो कणों के बीच टकरों की संख्या बढ़ेगी जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा मतलब वेग बढ़ता है। सिंपल सी बात है। ताप, ये हमने बता ही दिया है कि ताप भी जो वेग होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है।
ताप बढ़ाएंगे तो कणों की ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच टकरों की संख्या बढ़ेगा, जिसके कारण वेग भी बढ़ता है। उत्प्रेरक, देखिए धनात्मक उत्प्रेरक, दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक होंगे वो वेग को बढ़ा देंगे, और ऋणात्मक उत्प्रेरक होंगे वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। दो तरह के वेग हैं, उत्प्रेरक हैं। अगला आता है दाब। दाब भी वेग के समानुपाती होता है। दाब बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ती है, अतः टकरों की संख्या वो वेग का मान भी बढ़ता है। अगला आता है सतह क्षेत्रफल। ठोस अभिकारक, ठोस अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, ये भी बात है जी। तो ये आपको क्या है, इसमें ज़्यादा समझने से ज़्यादा आप इसको याद करने पर फोकस कीजिए, याद कर लीजिएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए, तो अब हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने आपको करा दिया लगभग, देखिए 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको एक आवश्यक बात बता दूं, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर हमने किसका करा दिया, चैप्टर 3 और 4 का, ये हमने 21 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराए हैं। यदि इससे पहले चैप्टर 1 और 2 का आपने नहीं देखे हैं तो एक ही वीडियो में चैप्टर 1 और 2 का भी 20 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कराए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, केमिस्ट्री सब्जेक्टिव के नाम से, उस पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़िए, खुश रहिए। मैं तो यही कहूँगा, सपोर्ट कीजिए और विश्वास रखिएगा अपने आप पर, मुझ पर भी और ईश्वर पर भी, कि हम लोग सभी एक अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।